लोग तकलीद क्यों करते हैं? बेवकूफ़ लोग अपने आप को अक्लमंद क्यों समझते हैं? एक नफ्सियाती जैसा। तहरीर कमर असगर, आवाज़ अतलस अली। एक किताब में पढ़ा था कि लोग 3 तरह के होते हैं। पहले वो कि जिन्हें इल्म तो है लेकिन इस बात का एहसास नहीं होता कि इल्म इन पर क्या जिम्मेदारियाँ आयद करता है। ये भूले भटके हैं, इनको याद दिलाना चाहिए। दूसरे वो हैं कि जिनके पास इल्म नहीं है लेकिन इस बात का एहसास ज़रूर है कि वो तालिब इल्म है, उनको तालीम देनी चाहिए। तीसरे वो हैं कि जिनके पास इल्म भी है और एहसास भी, ये वो आलम लोग हैं, इनसे तालीम हासिल करनी चाहिए। चौथे वो हैं कि जिनके पास ना तो इल्म है और ना ही अपनी कम इल्मी का एहसास, ये जाहल लोग हैं और इन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। आइए इस बात को डनिंग क्रूगर इफेक्ट के ज़रिए समझते हैं। इसके मुताबिक जब किसी शख्स को किसी चीज़ के बारे में बहुत कम या ना होने के बराबर इल्म होता है तो वो इस चीज़ के किसी इंतहाई माहिर आदमी से भी ज़्यादा पुरएतमाद होता है। किसी न किसी मरहले में ऐसा सबके साथ होता है। क्या आप किसी चीज़ को जानना या सीखना शुरू करते हैं तो यूँ महसूस होता है कि मैंने बहुत जान लिया, और इस तरह एक नई चीज़ को जानकर अपनी मालूमात को काफ़ी समझते हुए हम इसके बारे में पुरएतमाद हो जाते हैं। इस दर्जे में इंसान इस मौजू से मुतल्लक कभी जहालत से निकला नहीं होता। अपने आप को आलम या वमा काना मा यकून समझते हुए कुछ लोग अपने इल्म का सफ़र यहीं ख़त्म कर देते हैं कि मैंने इस बारे में कुल इल्म हासिल कर लिया। अवाम की अक्सरियत ऐसी ही होती है, इसलिए जहाल होती है, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। इसे हम स्टेज 1 कह लेंगे। लेकिन अगर एक इंसान अपने इल्म का सफ़र जारी रखे तो इसको ये एहसास होने लगता है कि इसका इल्म नाकस है। इस पर नई नई जहात और दरीचे खुलते हैं। वो अपने इल्म को नाकाफ़ी समझते हुए मज़ीद इल्म हासिल करता रहता है। वो जितना ज़्यादा इल्म हासिल करता है कि कम इल्मी का एहसास इतना ही बढ़ता जाता है। इस मरहले में इंसान के पास काफ़ी इल्म होता है लेकिन वो ज़्यादा पुरएतमाद इसलिए नहीं होता कि वो समझता है कि इसके पास इल्म है। इसे हम स्टेज 2 कहेंगे। बाज़ लोग खुद को बेमाया समझते हुए अपना सफ़र यहीं ख़त्म कर देते हैं। ये भी ग्राफ से वाज़ेह है। लेकिन अगर इंसान हिम्मत ना हारे और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता रहे तो इसको उम्मीद की किरण नज़र आने लगती है। वो आजिज़ लेकिन अपने इल्म पर पूरा एतमाद रखता है। गरूर तकब्बुर इसके अंदर नहीं होता और एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने इल्म में माहिर और हकीम व दाना हो जाता है। इसका एतमाद इस मैदान में कदम रखने वाले किसी नए खिलाड़ी की तरह बहाल हो जाता है और वो अपनी बात खुलकर बयान कर सकता है। इसके अंदर इंकसारी होती है। वो पहले तोलना और फिर बोलना सीखता है। पुरसुकून और मुतमईन रहता है। बुलंद हौसलगी के साथ अपना सफ़र ऐसे मैदान में जारी रखता है जिसे इस ग्राफ में प्लेटो ऑफ सस्टेनेबिलिटी यानी मैदान पायदार से ताबीर किया गया। इसे स्टेज 3 कह लेंगे। यही डनिंग क्रूगर इफेक्ट है। मिसाल लीजिए कि 3 लोगों को एक टीवी शो में किसी मौजू पर राय देने के लिए बुलाया जाता है और इनमें से एक स्टेज 1, दूसरा 2 और तीसरा स्टेज 3 पर फाइज है। स्टेज 2 वाला एक नौजवान तालिब इल्म है और स्टेज 3 वाले साहब का शागिर्द है। स्टेज 1 वाला शख्स इल्मी और अकली दलाइल इस्तदलाल की बजाय जज्बात का सहारा लेगा, शोर करेगा, बुलंद बांग दावे करेगा कि जैसे इसकी बात ही आखिरी हुज्जत है और वही सब कुछ जानता है। जज्बात का सहारा लेते हुए लोगों की कमज़ोरियों को भांपते हुए उनसे फ़ायदा उठाएगा। उसकी आवाज़ उसके ख़यालात और सोच से ज़्यादा ऊंची होगी। स्टेज 2 वाला शख्स बात ही कम करेगा और अपने उस्ताद को मौका देगा। स्टेज 3 वाला शख्स इंतहाई तसल्ली और तहम्मुल से बात करेगा, दलाइल देगा, हवाले पेश करेगा। इसकी बात का ढांचा दलील की मजबूत बुनियाद पर खड़ा होगा, वापस से बाहर नहीं होगा और जज्बाती हुए बगैर काबू खुद पर काबू रखते हुए अपनी बात को पुरजोर अंदाज में बयान कर देगा। लेकिन अवाम इनमें से किसकी बात को कबूल करेगी? यकीनन पहले शख्स की बात को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है डिसोनेंस कॉग्निटिव होना। होता यूं है कि आप जिस जमात, फ़िरके या ग्रोह से तल्लुक़ रखते हैं वो आपकी शिनाख्त और आपके नफ्सियाती वजूद, फिज़ाइकोलॉजिकल सेल्फ का हिस्सा बन जाता है। जब कोई आपके अक़ीदे या नज़रिए पर सवाल उठाता है तो दिमाग को वैसा ही खतरा महसूस होता है जैसा कि आपके जिस्मानी वजूद फ़िज़िकल सेल्फ पर हमले के वक्त होता है। अगर जंगल में कोई रीछ आप पर हमला कर दे तो क्या आप उसको अपने जिस्मानी वजूद का कुछ हिस्सा काट कर ले जाने देंगे? नहीं, आप मुकाबला करेंगे और एक डिफेंसिव पोजीशन अख्तियार करेंगे।
آپ کا دماغ آپ کے گردوں پر موجود ایڈرینل گلینڈ سے نامی ہارمون کا اخراج شروع کر دے گا، جس سے آپ کا بلڈ پریشر تیز، چہرے کا رنگ سرخ، دل کی دھڑکن تیز اور آنکھوں کی پتریاں پھیل جائیں گی۔ جب بحث و مباحثے کے درمیان آپ کے سائیکولوجیکل سیلف پر حملہ ہوتا ہے تب بھی دماغ یہی کرتا ہے۔ یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ آپ غلط ہیں، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے عقل مند لوگ بھی اپنے غلط عقائد پر جمے رہتے ہیں۔ مثلاً ایک دفعہ ہندوستان میں زلزلہ آیا تو لوگوں میں خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑ گئی، بلکہ اس کے بعد ایک مزید تباہ کن زلزلہ آئے گا، اس بات کی کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن لوگ اس افواہ پر یقین کر رہے تھے کہ یہ ان کے پہلے سے موجود خوف کو جواز فراہم کر رہی تھی۔ ایسے ہی ہمارے سیاستدان بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے، لیکن ان کے پرستار ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وہ بجائے اپنے لیڈر کی غلطی ماننے کے کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں۔ ان کی تعویل کو غلط ثابت کیا جائے تو آپ کو جھوٹا کہہ دیں گے، یہ کوئی نئی بات کر دیں گے۔ اس طرح ایک فیڈ بیک لوپ بن جاتا ہے کہ جس میں لوگ پھنس جاتے ہیں اور چکر کھائے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کے عقیدے کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ نظریات کے ٹکرانے سے شدید ذہنی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ دماغ فوراً اس ذہنی الجھن یا نامطابقت کو دور کرنے کے لیے یا تو اس ماحول سے دور بھاگ جاتا ہے، یا گالی گلوچ، بے جا تنقید اور ہنگامے کی صورت میں مخالف پر حملہ کرتا ہے، یا اپنے اور مخالف کے نظریے میں کچھ نہ کچھ مطابقت پیدا کرتا ہے۔ مثلاً آج میں نے ایک واٹس ایپ سٹیٹس لگایا، ایک صاحب کو پسند نہ آیا تو انہوں نے جواب میں کہا فارغ۔ یہ ان کی کوئی دلیل یا جواب نہ تھا، بلکہ خود کلامی تھی جو انہوں نے اپنے ذہنی سکون کے لیے کی تھی۔